हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आरआरबी और दूसरे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्टरलाइजेशन एंड स्टराइल प्रोडक्ट। दोस्तों, ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है स्टरलाइजेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि स्टराइल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। तो आज के दोनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और 25 क्वेश्चंस के थ्रू आपकी जो तैयारी है, आपकी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी, वो एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी, स्पेशली इन टॉपिक्स को लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मोस्ट हीट डिस्टिलेशन? यस, तो मोस्ट हीट डिस्टिलेशन के लिए टेम्परेचर कंडीशन पूछी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी अच्छी चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर डिस्टिलेशन की जो टेक्निक्स होती हैं वो दो तरह की होती है। जैसे कि आपको पता भी होगा कौन कौन सी आपकी एक ड्राई आपकी एक केमिकल मेथड होती है और फिजिकल मेथड होती है। फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड में ज्यादातर गैसेस यूज करते हैं, इसलिए हम गैसियस स्टरलाइजेशन भी बोल देते हैं। और फिजिकल मेथड में आपकी तीन मेथड आती हैं। एक होती है आपकी हीट मेथड, सबसे ज्यादा पॉपुलर, देन रेडिएशन मेथड, और देन फिल्ट्रेशन मेथड। ये थ्री मेथड्स हैं जो कि यूटिलाइज की जाती हैं किसके लिए? आपके एज अ फिजिकल मेथड के तौर पर स्टरलाइजेशन के लिए। अब हीट मेथड में भी तीन तरह की होती है आपकी। अगर बात करें दोस्तों, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और हीटिंग विथ बैक्टीरियोसाइड। ये दोस्तों आपको याद रखना है ये मेथड्स को। अब यहाँ पर मोस्ट हीट का एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग में यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन पूछी जाती है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक जनरल एक रेंज बताना चाहूंगा कि ऑटोक्लेविंग में जो रेंज होती है वो रेंज कौन कौन सी होती है। वो रेंज अगर हम दोस्तों बात करें तो आपका 114 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे लोअर टेम्परेचर होता है यहाँ पर, और मैक्सिमम आपका 138 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो मोस्टली डिस्टिलेशन होता है यहाँ पर चार रेंज रहती है टेम्परेचर की। आपका 114 से 116, 121 से 123 डिग्री सेंटीग्रेड, 126 से 129 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 134 से 138 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये रेंजेस याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं हम, क्या ये है? जी नहीं, ये तो आपका 100 सेंटीग्रेड से कम है। ये आपका 138 से ज्यादा है। ये भी 138 से ज्यादा है। तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, ये 121। ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है किसके लिए? ऑटोक्लेविंग के लिए। ये मैंने चार बताए आपको टेम्परेचर, वो भी याद रखने हैं। लेकिन सबसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे ज्यादा जिस पर आपका ऑटोक्लेविंग या कह सकते हैं कि स्टरलाइजेशन अचीव होगा, सबसे बेस्ट जो स्टरलाइजेशन अचीव होता है 121, एक ऑप्टिमम, क्या कह सकते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसके लिए? स्टरलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर 121 से 123 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम टेम्परेचर यूज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 15 पाउंड प्रेशर यूज करते हैं, और ये 15 मिनट्स में ये पूरी प्रोसेस, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सारी बता दी। अब हम आंसर पर चलते हैं। हमारी तरफ से आंसर 121 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए, आंसर की में 121 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिया हुआ है। तो देखिए, इतने सिंपल क्वेश्चन आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पढ़ा है ये टेम्परेचर, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टरलाइजेशन की जो कंडीशंस है उनको जरूर याद रखिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्टरलाइजेशन की कंडीशंस में, अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जैसे हीट स्टरलाइजेशन में आपको टेम्परेचर जरूर याद रखना है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन में आपको क्या याद रखना है? आपको आपको रेडिएशंस के नाम, जो है आपका रेडिएशंस कौन कौन से यूज करते हैं, और लीथल डोज, जैसे कितने पर लीथल डोज ज्यादा मिलता है वो याद रखना है। फिल्ट्रेशन में आपको फिल्टर के बारे में याद रखना है कि कौन सा फिल्टर आपको यूज करना है। साथ ही साथ आपको कोई भी स्टरलाइजेशन हो तो यहाँ पर आपको
इनके स्टरलाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोड ऑफ एक्शन याद रखना है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेफिनेट सी बात है कि अगर स्टरलाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहां से जरूर बनेगा क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भी स्टरलाइजेशन से है। डैश स्टरलाइज्ड टेल्कम पाउडर फॉर मोस्ट इफेक्टिवली। ओके, टेल्कम पाउडर को स्टराइल करना है तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे? तो दोस्तों जो टेल्कम पाउडर एक तरीके से थर्मोस्टेबल सब्सटेंस होता है। सबसे पहली चीज तो इसकी प्रॉपर्टी पे देखेंगे हम, हमें याद रखनी है वैसे तो ये, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एप्टीट्यूड यूज करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टेल्कम पाउडर थर्मोस्टेबल होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा तो पॉपुलर जो मेथड होती है अगर स्टरलाइजेशन में, वो सबसे पॉपुलर मेथड होती है आपकी हीट मेथड। लेकिन हीट मेथड के सब थर्मल मेथड या हीट मेथड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है क्या, कि इसको आप थर्मोसेंसिटिव सब्सटेंस के लिए, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। इसको आप, ठीक है ना, इसको आप थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां पर आपको ये चीज बहुत याद रखनी है कि ये मेथड्स जो हैं किसके लिए यूज नहीं की जा सकती। तो यहां पर अगर दोस्तों बात करें कि हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस या थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर जाकर खराब हो जाते हैं। यहां पर अगर आप बात करें दोस्तों, थर्मल मेथड में बात करें तो अलग अलग टेम्परेचर यूज किए जाते हैं। आप यहाँ पर आप जैसे पास्चुराइजेशन में थोड़ा सा कम होता है, टेंडलाइजेशन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पास्चुराइजेशन में 72 67 ऐसा टेम्परेचर यूज करते हैं, टेंडलाइजेशन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑटोक्लेविंग में आपका 114 से 138 तक यूज किया जाता है, और आपका ड्राई हीट में 160 से ऊपर टेम्परेचर रखते हैं। तो कुल मिला के बात है कि अच्छा खासा टेम्परेचर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि देखिए बेस्ट मेथड है हीट मेथड, जो अगर मैं बात करूं जितनी भी मेथड है बेस्ट है और इकोनॉमिक है, पैसा बचाएगा ये, इकोनॉमिक है, रिसाइकलेबल है, मतलब इसमें बहुत खर्चा नहीं आता इसमें। अगर हम बात करें जैसे फिल्टर में, फिल्ट्रेशन में फिल्टर खराब हो जाएगा, लेकिन हीट मेथड में ऑटोक्लेव खराब नहीं होता, ऑटोक्लेव को आप बार बार यूज कर सकते हो। आपका अगर हम बात करें किसके बारे में, आपके जो हॉट एयर ओवन कई बार यूज किया जा सकता है, टेम्परेचर ही तो देना है। तो अच्छी मेथड है, बहुत इकोनॉमिक मेथड है, बट इसके साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि थर्मोसेंसिटिव मटेरियल को आप स्टराइल नहीं कर सकते। टेल्कम पाउडर आपका थर्मोस्टेबल सब्सटेंसेस है, तो उसके लिए आप हीट मेथड यूज कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन हीट में भी कौन सी हम देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर गैसियस, गैसेस स्टरलाइजेशन इसलिए यूज नहीं करेंगे, पहले हम ऑप्शंस पे जाएंगे, क्योंकि गैस की जो इथिलीन ऑक्साइड यूज करते हैं इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा नहीं होती, तो ये टेल्कम पाउडर को इफेक्टिवली स्ट्राइल नहीं कर सकते। फ्रीज ड्राइंग इज द नॉट द मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन, ये आपकी ड्राइंग की मेथड होती है, इससे आप स्टरलाइजेशन नहीं अचीव कर सकते। अब यहाँ पर दो बचते हैं, ड्राई हीट और ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग मतलब मोस्ट हीट, ऑटोक्लेविंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोस्ट हीट। तो यहाँ पर अगर हम ऑटोक्लेविंग की तरफ जाएं तो ऑटोक्लेविंग के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर कंटेनर को आप ऑटोक्लेव में रखते हो, और जिसको आपको स्ट्राइल करना है उस ऑब्जेक्ट को आप ऑटोक्लेव में रखते हो, तो यहाँ पर एक एक बहुत बड़ी चीज होती है कि यहाँ पर अगर आप सब्सटेंस को रख रहे हो ऑटोक्लेव में, तो यहाँ पर एक वेपर प्रेशर क्रिएट होता है कंपोनेंट में। अगर वाटर है तो डेफिनेट सी बात है वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि एक प्रेशर क्रिएट करता है, वेपर क्रिएट करता है, वो वेपर्स के कारण ही आपको सुटेबल स्टरलाइजेशन अचीव होता है। तो टेल्कम पाउडर में मॉइस्चर नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको आप ऑटोक्लेव के अंदर रखोगे तो वेपर क्रिएट नहीं होगा, और वेपर क्रिएट नहीं होगा तो एक प्रेशर नहीं बनेगा, या किसी टाइप का कह सकते हैं कि हमें जो ऑटोक्लेविंग हम लोग जो चाह रहे हैं जिस लेवल की, वो ऑटोक्लेविंग हमें नहीं मिलेगी। तो मतलब autoclaving is the not suitable method for the anhydrous substances, oily material, पाउडर मटेरियल, या कह सकते हैं हम ड्राई मटेरियल के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो टेल्कम पाउडर के लिए उपयुक्त नहीं होंगे, तो बचेगा हमारा ड्राई हीट। तो ड्राई हीट आपके पाउडर प्रिपरेशन और ऑयली प्रिपरेशन के लिए बेस्ट सुटेबल होती है। पाउडर और ऑयली प्रिपरेशन दोनों के लिए बेस्ट सुटेबल होती है कौन, आपकी ड्राई हीट।
तो हमारे हिसाब से जो आंसर जो निकल के आ रहा है वो ये आंसर निकल के आ रहा है। चलिए अब देखते हैं आंसर, आंसर की में आंसर यही है। चलिए ये एसआईसी का क्वेश्चन है 2014 में। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग टेस्टिंग प्रोसेस डिफाइन अ प्रोसेस यूज्ड बाय ड्रग मैन्युफैक्चरिंग टू डिटरमाइन if bacterial toxins are present in vaccines and drugs that might cause fever when used to humans। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बट आंसर बहुत सिंपल रहता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि एक टेस्टिंग प्रोसेस है, मतलब एक तरीके से इवेल्युएशन प्रोसेस है। इवेल्युएशन कर रहे हैं हम, या कह सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर रहे हैं हम। यूज्ड बाय ड्रग मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर्स को यूज करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को डिटरमाइन करने के लिए। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज और है, बैक्टीरियल टॉक्सिन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स। तो ये चीज तो हमें पता चल गई कि टॉक्सिन्स के बारे में डिटर्मिनेशन करना है, लेकिन किस टाइप के टॉक्सिन, जैसे टॉक्सिन जो कि फीवर कॉज करते हैं, और फीवर आपको पता है कौन कॉज करता है, एंडोटॉक्सिन्स, क्योंकि ये एंडोटॉक्सिन्स जो है, एंडोटॉक्सिन्स हैं, इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनको प्रोड्यूस करता है, और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर रेज कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हमारी बॉडी का। ओके, तो यहाँ पर इस तरह के सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देते हैं उनको बोलते हैं हम पायरोजन। तो यहाँ पर टेस्टिंग के तौर पर हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, पायरोजन टेस्टिंग। तो पायरोजन टेस्टिंग करेंगे तब इनका आइडेंटिफिकेशन होगा। पायरोजन टेस्टिंग तीन टाइप की होती है, एक होती है साम टेस्ट, रैबिट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको हम, दूसरी होती है लाल टेस्ट, लिमुलस अमीबोसाइट लाइजस टेस्ट, और तीसरी आपकी मोनोसाइट एक्टिवेशन टेस्ट। ये तीन तरह के टेस्ट होते हैं, हम आंसर ढूंढ लीजिए। देखिए ली का टेस्ट कंटेनर की पैकेज इंटीग्रिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लैरिटी टेस्ट सॉल्यूशन टाइप के डोजेस फॉर्म रहते हैं, तो उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस है कि उसको टेस्ट करने के लिए करते हैं। स्टेरिलिटी टेस्टिंग आपका मटेरियल, आपकी प्रिपरेशन माइक्रोबियल पॉपुलेशन से फ्री है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, इज द वेल कह सकते हैं सुटेबल आंसर, फाइनल आंसर ए होगा। चलिए ए इज द राइट आंसर। चलिए इंडिकेट द गैस यूज, क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। इंडिकेट द गैस यूज फॉर द स्टलाइजेशन। तो मैंने अभी शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 1 में क्लासिफिकेशन बताया था स्टलाइजेशन टेक्निक्स का, तो उसमें दो तरह की मेथड बताई थी, एक फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड में हम गैस यूज करते हैं, इसलिए केमिकल मेथड और गैसेस स्टलाइजेशन एक ही चीज होती है। अब गैसेस स्टलाइजेशन में कौन कौन सी गैस यूज की जाती है, तो इसमें इंपॉर्टेंट आती है इथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, ये मेनली यूज की जाती है। ओके, अब ऑप्शन देख लीजिए। इथिलीन ऑक्साइड ये यूज करते हैं, साइक्लोहेक्सेन नहीं यूज करते, क्लोरोफॉर्म जी बिल्कुल नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, साइक्लिक ईथर होता है और इनफ्लेमेबल गैस होती है ये। एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। एक्सप्लोसिव नेचर की किस तरीके से, एयर के साथ मिक्स हो जाए अगर ये, तो ये क्या कर देती है, एक्सप्लोजन क्रिएट करती है। तो कभी भी इथिलीन ऑक्साइड को आपको प्योर फॉर्म में यूज नहीं करोगे, इसको CO2 या क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन के साथ में डाइल्यूट करके आपने यूज करना है। याद रखिएगा इस चीज को, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए इसमें। तो इथिलीन ऑक्साइड इज द केमिकल और गैसियस क्रिस्टलाइजर, और स्पेशली प्लास्टिक मटेरियल, प्री पैकेज मटेरियल के लिए हम इसको यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड को, लेकिन फ्लेमेबल होती है, विस्फोटक होती है, टॉक्सिक होती है, तो इसलिए कभी भी इसको प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते। आंसर है ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज एन एग्जांपल ऑफ, रेलवे फार्मासिस्ट का एग्जाम है बच्चों, इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, दो टाइप की मेथड मैं फिर से बोल दूंगा। स्टरलाइजेशन की दो मेथड्स दो होती हैं, एक आपकी केमिकल या गैसियस, एक फिजिकल, जिसमें आपका टेम्परेचर, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और हीटिंग विथ बैक्टीरियोसाइड। मॉइस्ट हीट में भी तीन टाइप होते हैं, हीटिंग अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हीटिंग एट
100 डिग्री सेंटीग्रेड और हीटिंग बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर देखिए मॉस हीट में तीन टाइप, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग यूज कर रहे हैं। मॉस हीट में क्या होता है कि हीट के साथ में हम स्टीम भी यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर रेडिएशन इंस्टॉलेशन तो बिल्कुल नहीं होता। रेडिएशन इंस्टॉल में यूवी रेज वगैरह यूज की जाती है, यूवी रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, तो ये नहीं होगा। गैसेस इंस्टॉलेशन में भी आपको बता दें इथिलीन ऑक्साइड जैसी गैसेस यूज करते हैं। ड्राई हीट में आपका हॉट एयर ओवन यूज किया जाता है। ये मॉस्ट हीट, ऑटोक्लेविंग मतलब मॉस्ट हीट। तो मॉस्ट हीट का एक टाइप होता है ऑटोक्लेविंग, जिसमें आप हीटिंग करते हो अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। बी इज द राइट आंसर। तो मतलब यहाँ पर हर क्वेश्चन को हम इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। यस, मोस्ट हीट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन है स्टेराइल, सेप्सिस, कंटामिनेशन, एसेप्सिस। चलिए सारे वर्ड्स के मीनिंग बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, उल्टा होता है। मतलब एक तरीके से अगर बात करें कि किसी पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर कह सकते हैं पर्टिकुलर टिश्यू में या सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको बोलते हैं सेप्सिस हो जाना। जैसे हमें चोट लग जाती है तो कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें पस हो जाता है या फिर दूसरी चीजें हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेप्सिस हो गया। तो सेप्सिस के लिए ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। सेप्सिस को रोकने की जो प्रोसेस होती है एंटीसेप्सिस कहलाती है। ओके। कंटामिनेशन, वही कंटामिनेशन मतलब इन्फेक्शन, एक जैसे ही वर्ड, अलग अलग कंटामिनेशन हो जाना, मतलब एक तरीके से माइक्रोब की ग्रोथ होगी, इसको कंटामिनेशन बोलते हैं। अब ए सेप्सिस क्या होती है? ठीक है ना, ए सेप्सिस। ए सेप्सिस एक कंडीशन होती है जो किसके लिए यूज करते हैं? इन्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं कि व्हेन एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है, तब उस समय, उस कंडीशन में, उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एसेप्सिस कंडीशन। एसेप्सिस कंडीशन का मतलब एक रूम है, एनवायरनमेंट है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरी तरह से फ्री है, तो उसको बोल रहे हैं हम एसेप्सिस। अब आते हैं स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि स्टेराइल का मतलब कोई आर्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रिपरेशन फ्री फ्रॉम all types of viable microorganism, सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है, इंक्लूडिंग स्पोर्स। इसको बोलते हैं स्टेराइल कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं, स्टेट को बोलते हैं स्टेराइल कंडीशन, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम स्टेरिलिटी। और जिस मेथड से हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हम स्टेराइल प्रोडक्ट। तो आंसर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। चलिए आंसर अब तो मिल ही जाएगा, क्योंकि केमिकल मेथड के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। तो केमिकल मेथड में आपको पता है कि क्या यूज किया जाता है? गैसेस यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर देखें तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज द थर्मल मेथड। थर्मल फिजिकल मेथड होती है, ये नहीं होगा। मोस्ट हीट ये भी थर्मल फिजिकल मेथड होती है, ये भी नहीं होगा। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन ये आपका रेडिएशन फिजिकल मेथड होती है, तो ये भी नहीं होगा। गैसियस स्टेरिलाइजेशन। तो यहां पर क्लियर सा है कि केमिकल मतलब गैसियस स्टेरिलाइजेशन। सिनोनिमिकली हम इनको यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी केमिकल स्टेरिलाइजर रहते हैं वो सब गैसेस रहते हैं, इसलिए यहां पर हम गैसियस स्टेरिलाइजेशन को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहां पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज यूज्ड टू स्टेराइल इनक्यूबेटिंग लूप्स। एक्चुअली इनक्यूलेटिंग लिखा हुआ मैं, इनक्यूबेटिंग, सॉरी इनोकुलेटिंग, सॉरी सही है लिखा तो सही, कहीं गलत पड़ा। इनोकुलेटिंग ट्यूब्स लूप्स। क्या होता है इनोकुलेटिंग ट्यूब? ठीक है ना, इसको समझिएगा बात को। क्या होता है दोस्तों, कई बार हम जैसे सपोज कोई टेस्ट मटेरियल है,
इस टेस्ट मटेरियल को हम एक इस तरीके से एक लूप टाइप का रहता है, इसमें हम डिप करते हैं और हम कल्चर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये कल्चर में हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, माइक्रोब की ग्रोथ देखते हैं। तो यहाँ पर इसको डिप किया, ये आपका टेस्ट है। जनरली हम अगर स्टेबिलिटी टेस्टिंग में देखें और भी कई पर्पज में यूज करते हैं, तो इसमें डिप किया और इधर मतलब इनोकुलेटिंग ट्यूब क्या होता है, ये आपके सब्सटेंस जो है या मटेरियल है उसको ट्रांसफर करने के काम आता है। इस पर अडेयर हो जाता है और ये ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो लाइफ लाइशन पहले आपको, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। लाइफ लाइशन तो कोई आपकी स्टरलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, ये तो ड्राइंग प्रोसेस है। कैसी दोस्तों, ड्राइंग प्रोसेस है, तो ये नहीं होगा। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आपकी मेथड हो सकती है स्टरलाइजेशन के लिए, बट फिल्ट्रेशन से कैसे, इससे फिल्ट्रेशन के लिए फ्लूइडिटी होनी चाहिए, इसमें लूप में फ्लूइडिटी तो होगी नहीं, तो ये नहीं होगा। डेसिकेशन नॉट द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ये मॉइस्चर रिमूवल की मेथड होती है। अब बचता है डायरेक्ट फ्लेमिंग, एक ही ऑप्शन बचता है। इसको क्या करते हैं हम दोस्तों, लूप जो आपका प्लेटिनम लूप जो रहता है, आपका इनोकुलेटिंग ट्यूब रहता है, इसको आप बुनसन बर्नर की फ्लेम के पास ले जाते हैं और वहां से आपने किया भी होगा ये एक्सपेरिमेंट, और इस तरीके से इसको स्टराइल कर लेते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फ्लेमिंग, डी आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर था डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन तो बढ़िया है, कंसेप्चुअल है, कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं और हमें ये भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेटली हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इन द ड्राई हीट डिस्टिलेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू, ड्राई डिस्टिलेशन मेथड है और इसमें बैक्टीरिया को कैसे किल किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों, आपको मोड ऑफ एक्शन याद रखना है दोस्तों यहाँ पर मेथड्स के। तो यहाँ पर देखिए कई तरह के मोड ऑफ एक्शन दिए गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक शॉर्ट शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जो ड्राई हीट मेथड होती है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है आपके सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स लाइक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट हीट में आपका प्रोटीन का कोएगुलेशन हो जाता है। रेडिएशन स्टरलाइजेशन में अगर हम बात करें तो आपका जो माइक्रोब्स है उसके डीएनए का जो पिरामिडिन होता है, पिरामिडिन आपका न्यूक्लियोटाइड, उसका डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम फिल्ट्रेशन के बारे में बात करें तो फिल्ट्रेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो सीविंग होता है। ठीक है ना, सीविंग, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इंटरमेंट ये भी हो सकता है। और यदि हम गैसियस में बात करें और गैसियस में स्पेशली ईटीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पर एल्काइलेशन प्रोसेस के थ्रू ये माइक्रोब को किल करती है। तो ये सारी प्रोसेस आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों ड्राई हीट पूछा गया तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट एक ही में दिया हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेलुलर कंपोनेंट, और बाद बाकी तो अगर देखें कुछ ऐसा स्टरलाइजेशन से रिलेटेड आपका मोड ऑफ एक्शन नहीं, केवल यही दिख रहा है रिलेटेड, तो आंसर ए हो जाएगा। और भी होते तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था, यहाँ पर तो एक ही मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है स्टरलाइजेशन मेथड्स का, वो भी आपका इसका ड्राई हीट का, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं दोस्तों हम लोग। इंजेक्शन आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे करो इंजेक्शन, इंजेक्शन आपकी स्टराइल प्रिपरेशन है और ज्यादातर इंजेक्शन जो होते हैं दोस्तों अगर मैं बताऊं एक्वस नेचर के होते हैं, और एक्वस प्रिपरेशन को स्टराइल अगर करना हो तो उसके लिए बेस्ट सूटेबल होती है आपकी मेथड, आपकी मोस्ट हीट मेथड। और मोस्ट हीट में भी बात करें तो ऑटोक्लेविंग। चले, हीटिंग सिंपल हीटिंग से नहीं हो सकता, प्लेटिनम लूप वगैरह कर सकते हो, इनोकुलेशन लूप कर सकते हो, नहीं इससे नहीं कर पाओ। कोएगुलेशन तो कोई मेथड नहीं होती। ड्राई हीट से आप ग्लास वेयर, मेटल वेयर्स का स्टरलाइजेशन करते हो, और आपका जो आपके सर्जिकल इक्विपमेंट है उनका कर सकते हो, ऑयली प्रिपरेशन, पाउडर प्रिपरेशन का कर सकते हो, लेकिन आप इंजेक्शंस का नहीं कर सकते। इंजेक्शंस का लिए बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सी होती है दोस्तों, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, क्लियर कट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनहेंस स्टरलाइजेशन ऑफ मोस्ट हीट इज मेनली ड्यू टू, चलिए इस बार क्वेश्चन है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन की मोड ऑफ एक्शन के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मोस्ट डिस्टिलेशन मेथड एक
कैपेबल मेथड होती है, मोस्ट इफिशिएंट मेथड होती है, एज कम्पेयर टू ड्राई हीट ज्यादा इफिशिएंट होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है, कम टेम्परेचर पर ही हमें इससे ज्यादा इफेक्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन पर एक एक करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कंस्टिट्यूएंट, ये आपका ड्राई हीट का है। आयोनाइजेशन ऑफ सेल कंस्टिट्यूएंट, इस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिलता है। एल्काइलेशन ऑफ सेल कंस्टिट्यूएंट, ये आपका गैसियस स्टरलाइजर जो होते हैं वो शो करते हैं। लेकिन कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन या प्रोटोप्लाज्म, देखिए यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली प्रोटीन होना चाहिए था, लेकिन ठीक है ये भी चलेगा। तो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन या कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अगर हम करते हैं, तो ये किसका मोड ऑफ एक्शन है? ये मोड ऑफ एक्शन है आपका मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। तो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन की हेल्प से हम किसका किसका स्टरलाइजेशन करते हैं? आपके एक्वस प्रिपरेशंस का करते हैं, थर्मोस्टेबल प्रिपरेशंस का करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग का करते हैं, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स का करते हैं, वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, माइक्रोब से फ्री करने के लिए। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन का कोएगुलेशन हो जाता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। आई ड्रॉप्स आर स्टरलाइज्ड बाय, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई ड्रॉप को स्टरलाइज करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, बोला सर एक ही मेथड यूज की जा सकती है, आई ड्रॉप ज्यादातर एक्वस प्रिपरेशन है, तो ऑटोक्लेव कर दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, अकेला ऑटोक्लेविंग यूज नहीं होती। ऑटोक्लेविंग के अलावा हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड आप कर सकते हो, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो यहाँ पर तो। और इसके अलावा फिल्ट्रेशन, ऑटोक्लेविंग और गैसियस स्टरलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। तो ऑटोक्लेविंग, हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ये तीनों के तीनों मेथड यूज की जा सकती हैं किसके लिए? आई ड्रॉप के स्टरलाइजेशन के लिए। इसलिए आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। चलिए अब आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पर, एक अच्छा क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है हमें। चलिए इस पर बात करते हैं। In sterilization, the time required at a given condition of achieved log reduction, that is to kill 90% of the organism is called। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड, देखिए सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं, टाइम के बारे में पूछा गया है। और लॉग रिडक्शन कर रहा है, 1 लॉग रिडक्शन कर रहा है माइक्रोबियल पॉपुलेशन का, या 90% तक किल कर रहा है। तो किसकी डेफिनेशन को ये एक्सप्लेन कर रहा है, किसको बता रहा है? डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ नॉट वैल्यू। यहाँ पर सारी वैल्यूज लिखी गई हैं और बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं सारा कंफ्यूजन आपका क्रिएट यहाँ पर गायब कर दूंगा। डी वैल्यू, डी जो वर्ड है एक्चुअल में डोज से लिया गया है, डोज। तो डी वैल्यू मतलब वर्ड डोज इन द केस ऑफ रेडिएशन स्टरलाइजेशन, और टाइम इन द केस ऑफ हीट और केमिकल स्टरलाइजेशन that required to reduce the microbial population up to 90%, or reduction up to 1 log unit और 1 डेसिमल पॉइंट, इतना इसको बोलते हैं हम डी वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डी वैल्यू। इसको याद रखिएगा, डी वैल्यू भूलिएगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये डी वैल्यू को बता रहा है कि वह टाइम या वह डोज जिसको यूज करने पर माइक्रोबियल पॉपुलेशन 90% तक कम हो जाती है, 90% माइक्रोबियल पॉपुलेशन किल हो जाती है, 1 लॉग रिडक्शन की कमी आ जाती है, 1 डेसिमल पॉइंट तक कम हो जाती है, 1 लॉग रिडक्शन 1 लॉग यूनिट तक कम हो जाती है, 1 डेसिमल पॉइंट तक कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम आपके डी वैल्यू। अब क्या तो होता है दोस्तों जेड वैल्यू। अब जेड वैल्यू क्या होती है? आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से आपका प्रोसेस जो होती है फास्ट हो जाती है। प्रोसेस कैसी होती है दोस्तों? फास्ट हो जाती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जेड वैल्यू मतलब टेम्परेचर से लिया गया वर्ड है, कि आप वह टेम्परेचर जिसको देने पर आपकी डी वैल्यू में 1 यूनिट की कमी आ जाती है, 1 यूनिट की कमी आ जाती है। मतलब डी वैल्यू 10 थी तो 9 हो गई, 8 थी तो 7 हो गई, तो 1 लॉग रिडक्शन की कमी आती है। वह टेम्परेचर क्या कहलाता है? आपका जेड वैल्यू कहलाता है।
ठीक है ना। अब जेड वैल्यू का यूज करके आपने डी वैल्यू को डाउन कर लिया, तो बची हुई डी वैल्यू क्या कहलाती है आपकी, मतलब जो घटके जो रह जाएगी वो एफ वैल्यू। ये आपका ऑल स्टरलाइजेशन के केस में होगी, लेकिन यदि पर्टिकुलरली मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के केस में अगर बात करें तो इसको हम एफ नॉट वैल्यू कहते हैं। तो एफ या एफ नॉट वैल्यू डी वैल्यू होती है जो घटकर जेड वैल्यू का यूज करने पर रह जाती है, याद रखिएगा। तो ये आंसर यहां पर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। Give an example of a cryoprotectant used in the parental preparation 280 polyethylene glycol propyl paradoxybenzoate span 20। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हम क्रायोप्रोटेक्टेंट लाइव प्रोटेक्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कई बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस रहती हैं और भी कई ऐसी प्रिपरेशंस रहती हैं जो कि लो टेम्परेचर पर, देखिए जनरली प्रिपरेशन हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पर खराब हो जाती है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, लेकिन कुछ प्रिपरेशन ऐसी रहती हैं जो टेम्परेचर कम करने पर, लो टेम्परेचर पर डिग्रेड हो जाती है। लो टेम्परेचर कब करते हैं, आपने देखा हो एक प्रोसेस का नाम सुना होगा लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन या इसको हम फ्रीज ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। फ्रीज ड्राइंग या लायोफिलाइजेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें लो टेम्परेचर पर ले जाकर हम ड्राइंग प्रोसेस करते हैं, मतलब यहाँ से जो वाटर है या सॉल्वेंट है उसको हम रिमूव करते हैं। तो लो टेम्परेचर पर प्रिपरेशन खराब ना हो जाए इसके लिए हमें क्रायो प्रोटेक्टेंट या लाइव प्रोटेक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए ना तो 280 ये तो सर्फेक्टेंट है, ये आपका प्रोपाइल पैराडॉक्सी बेंजोएट, ये तो आपका ये प्रिजर्वेटिव है, स्पान 20 ये भी सर्फेक्टेंट है, यहाँ पर बचता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जो रहते हैं, कुछ शुगर्स जो रहती हैं, वो आपका कुछ अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं वो किसका काम करते हैं, आपके क्रायो प्रोटेक्टेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बी इज द राइट आंसर, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर दोस्तों। क्वेश्चन काफी अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक इन द फॉर्मुलेशन और पेरेंटल प्रोडक्ट। दोस्तों जी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्चुअल में यहाँ पर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकते थे। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है कि ऐसा एक्सीपिएंट है जो कि पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज किया जाता है और साथ ही साथ वो थेरेप्टिकली एक्टिव होता है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता हूँ, आप आंसर तक पहुंच गए होगा। थेरेप्टिकली एक्टिव, जनरली एक्सीपिएंट क्या होते हैं, थेरेप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ एक्सीपिएंट ऐसे होते हैं जो थेरेप्टिकली एक्टिव होते हैं। इनमें से एक सिट्रीमाइड होता है। सिट्रीमाइड आपका प्रिजर्वेटिव होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है और साथ ही साथ एंटी फंगल एजेंट भी होता है। इनमें से इस कैटेगरी में एक और एक्सीपेंट होता है जो कि इस तरीके से एक प्रॉपर्टी शो करता है जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक जैसी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एस्टिक एसिड इस तरह का कोई लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता, बेंजाइल इथाइल अल्कोहल भी नहीं रखता, सॉर्बिटॉल नहीं रखता। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल जो है आपका, अगर हम दोस्तों बात करें बेंजाइल अल्कोहल के बारे में, तो ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और साथ ही साथ लोकल एनेस्थेटिक का भी काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल वह सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपका प्रिजर्वेटिव के साथ में लोकल एनेस्थेटिक का भी काम कर सकता है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। डाई यूज्ड फॉर द लीकर टेस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। कौन सी डाई यूज करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। लीकर टेस्ट, सबसे पहले मैं इस टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये टेस्ट जो होता है वो आपकी पैकेज इंटीग्रिटी को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, किसकी, एम्प्यूल की लीकर टेस्ट। वायल्स और बोटल्स के लिए लीकर टेस्ट नहीं लगाते हैं, वायल्स और बोटल्स के लिए ब्लू स्पार्क टेस्ट या वाटर हैमर टेस्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर जो डाई यूज होती है वो कौन सी डाई यूज होते हैं, आप वाटर सोल्यूबल डाई यूज की जाती है। स्कारलेट रेड नहीं जी, ब्रोमोइथाइलिन ब्लू ये भी नहीं, मिथाइलिन ब्लू 0.5 टू 5%, 0.5 टू 1% कंसंट्रेशन हम इसका प्रिपेयर करते हैं और ये आपका लीकर टेस्ट में यूज की जाती है मिथाइलिन ब्लू। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। मिथाइलिन ब्लू वह डाई है जो कि लीकर टेस्ट में एक इंडिकेटर के तरह पर यूज की जाती है पैकेज इंटीग्रिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आंसर तो हमें मिल गया। अब आंसर के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए
is an example of a small volume parental which are the product in the container labeled as a containing 100 ml or less of single dose injection intended for the administration. Fructose injection, electrolytes, invert sugar injection, dry powder, less single dose. तो यहां पर अगर दोस्तों बात करें, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल है, 100 ml से कम वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आंसर फ्रक्टोज इंजेक्शन जी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट जी नहीं, ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर या पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन, पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन जो होते हैं, आपने देखा होगा पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन जो आपके पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज करते हैं, वो इस तरह की प्रिपरेशन को बता रहा है। ये आपका सिंगल सिंगल डोज में आप यूज करते हो उसमें, और सिंगल डोज में यूज करते हो, और साथ ही साथ ये स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, ड्राई पाउडर हो जाएगा। ड्राई पाउडर वह प्रिपरेशन है जो इस तरीके से यूज की जाती है। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर यूज द पेरेंटल प्रिपरेशन इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू द केमिकल डिटोरिएशन। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 4 टाइप के ग्लास दिए गए, इन ग्लासेस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर टाइप 2 ये आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ये हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ये आपका नॉन पेरेंटल या जनरल पर्पज ग्लास होता है। टाइप 3 आपका जनरल सोडा लाइम ग्लास होता है। तो यहां पर ये तो क्लियर हो रहा है कि हाईली रेजिस्टेंस जो आपके रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा शो कर रहा है, मतलब ऐसी प्रिपरेशन जो डिटेरियोरेशन कॉज कर सकते हैं बफर्ड और अनबफर्ड एक्वस सॉल्यूशंस, जो आपके हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब जो कोरोजन कॉज कर सकते हैं, डिटोरिएशन कॉज कर सकते हैं कंटेनर का। तो उनको अगर आप फिल करना है तो उसके लिए आपको हाईली रेजिस्टेंस कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो कंटेनर है आपका, ये आपका हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास इस टाइप के पर्पज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि टाइप 2 ग्लास के लिए वाटर अटैक टेस्ट यूज करते हैं, और इनके लिए 1, 3, 4 के लिए हम पाउडर ग्लास टेस्ट यूज करते हैं। बट ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर तो हमारा इस हिसाब से कि हाईली रेजिस्टेंस ग्लास कौन सा होता है, तो हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास नाम से ही उसका काम पता चल रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, नॉन एक्वस ऑयली व्हीकल यूज्ड इन द पेरेंटल डिपोर्ट फार्मूलेशन। देखिए ऑयली व्हीकल है, नॉन एक्वस ऑयली व्हीकल है, पेरेंटल में डिपोर्ट फार्मूला। डिपोर्ट क्या होता है कि टिश्यू में जाकर एक रिजर्वॉयर टाइप का बन जाता है, और ये धीमे धीमे करके ड्रग के रिलीज को प्रोसीड करता है। तो प्रोलॉन्ग इफेक्ट के लिए ये बहुत काम करता है अगर हम बात करें, क्योंकि आपका पेरेंटल में क्विक इफेक्ट आता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, लेकिन जब प्रोलॉन्ग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर डिपोर्ट फॉर्मुलेशन बड़े काम की चीज होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इथाइल अल्कोहल ये आपका नॉन एक्वस जरूर है, लेकिन वाटर मिसिबल है, ऑयली नहीं है ये। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये भी आपका नॉन एक्वस है, वाटर मिसिबल है, और लेकिन ऑयली नहीं है। ग्लिसरीन ये भी इसी तरीके के नेचर का, यहाँ पर एक ही दिख रहा है, एक ही नॉन एक्वस ऑयल एक ही दिख रहा है। ऑप्शन ऑप्शन में हमें जाने की जरूरत नहीं, ऑयली व्हीकल अराचिस ऑयल। अराचिस ऑयल वह नॉन एक्वस व्हीकल है जो पेरेंटल डिपोर्ट फॉर्मुलेशन के लिए रिक्वायर होता है, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, टेस्ट विच इज यूज्ड टू इंश्योर पेरेंटल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल से फ्री है। ओके, तो देखिए अगर माइक्रोबियल पॉपुलेशन से फ्री रखना है, मतलब देखना है कि माइक्रोवेल पॉपुलेशन से फ्री है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट लगाना है, तो कौन सा होगा आपका, स्टेरिलिटी टेस्ट। पैकेज इंटीग्रिटी को देखना है कि प्रॉपर पैकेजिंग है कि नहीं कंटेनर के लिए, प्रॉपर पैकेजिंग है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या लगा लोगे, लीकर टेस्ट। पायरोजन की प्रेजेंस को इवेलुएट करना है, तो उसके लिए पायरोजन टेस्टिंग लगाओगे। लेकिन बात आती है फॉरेन पार्टिकल, मतलब आपके कोई भी अनडिजॉल्व जो आपका कोई ड्रग आपने यूज किया वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पाई, या कोई पार्टिकल अलग से आ गया, कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस आ गया जो कि जिसके कारण आपकी प्रिपरेशन क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए जो टेस्ट हम लगाते हैं क्लैरिटी देखने के लिए, क्लैरिटी टेस्ट लगाते हैं। तो फॉरेन पार्टिकल के डिटेक्शन के लिए, मतलब आपकी प्रिपरेशन फॉरेन पार्टिकल से फ्री है कि नहीं, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट सुटेबल जो टेस्ट है वो कौन सा है दोस्तों, क्लैरिटी टेस्ट है। तो आंसर बी हो जाए।
21 पर आते हैं दोस्तों, विच इज द पायरोजन टेस्ट फॉर द पेरेंटल प्रोडक्ट। मैं काफी कुछ बता चुका हूँ पायरोजन के बारे में, अब और नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा टेस्ट पर आते हैं। देखिए ये आपके लीगल टेस्ट, कीक टेस्ट, बेल्जेट टेस्ट, ये फार्माकोग्नोसी के टेस्ट है। यहाँ पर कौन सा? लाल टेस्ट, लिमुलस अमीबोसाइड लाइजेट टेस्ट, ये पायरोजन की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। लिमुलस एक हॉर्सशू क्रैब होता है, उसकी अमीबोसाइड से कंपाउंड निकलता है लाइजेट कंपाउंड। अगर आपकी प्रिपरेशन में पायरोजन मौजूद है तो पायरोजन और लाइजेट मिलकर क्या बना लेते हैं? क्लॉट बना लेते हैं। और अगर पायरोजन एब्सेंट है तो क्लॉट नहीं बनता। तो पायरोजन की प्रेजेंस या एब्सेंस को देखने के लिए आप क्या लगाते हो? लाल टेस्ट लगाते हो। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर के बारे में हम जानते हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं। सबसे पहले हेपा का फुल फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। इसकी इफिकेसी 99.97% रहती है और 0.3 माइक्रोन्स तक के पार्टिकल को ये क्या कर लेती है? रिटेन कर सकती है, रोक सकती है, फिल्टर कर सकती है, रिमूव कर सकती है। ये बोरोसिलिकेट ग्लास से मिलकर बनता है और इसको हेपा फिल्टर को टेस्ट करने के लिए, हेपा को टेस्ट करने के लिए हम डोप टेस्ट लगाते हैं। तो मैंने सारी बातें इसके बारे में बता दी, अब आंसर मिल जाएगा। इट इज अच्छा, यूज कहां करते हैं इसको? एनवायरमेंट क्लीनिंग के लिए करते हैं, एयर की प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है पेरेंटल प्रिपरेशन। तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन, तो ये सही बात है। इट हैज द एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग 100% ऑफ पार्टिकल ऑफ 0.3 माइक्रोन। 100% पार्टिकल, 100% तो नहीं होती, 99.97% होती है, तो ये गलत हो सकता है, बट हम देखेंगे इसको लास्ट में। इट इज जनरली डिस्क्राइब एज अ हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। नन ऑफ दी अबव, ठीक है ना, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर देखिए, तो नन ऑफ दी अबव अगर ये रहा तो नन ऑफ दी अबव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। इट हैज द एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग 100% ऑफ पार्टिकल ऑफ 0.3 माइक्रोन और लार्ज। ये गलत है, क्योंकि 99.97% होता तो सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 100% लिख दिया तो आंसर गलत हो गया। बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियस पेशेंट। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला गया कि क्या ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए यूज किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए यही यूज किया जाता है, क्योंकि ओरल रूट के लिए वो एफिशिएंट नहीं होती या कैपेबल नहीं होते कोमाटोज पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैन नॉट लिखा हुआ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जनरली रिजल्ट इन अ लेस एक्यूरेट डोजेस देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल गलत है। मोर एक्यूरेट होता है ओरल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर 100% बायोलिटी होती है और 100 आपका अगर देखें ड्रग जितनी पहुंचती है वो अपना इम्पैक्ट देती है, क्विक रिस्पॉन्स देती है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ओरल में एक्यूरेसी कम होती है, तो ये सेंटेंस गलत है। यूजुअली प्रोड्यूस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन, ये बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया क्विक रिस्पॉन्स अगर लेना हो तो उसके लिए आपको कौन सा रूट प्रेफर करना है? पेरेंटल रूट प्रेफर करना है, तो ये तो सही हो गया। इट इज टू स्लो फॉर इमरजेंसी, नहीं बेटा, इमरजेंसी के केस में तो यही यूज किया जाता है, फास्ट होता है, स्लो नहीं होता, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आंसर जो मिला है हमें, सी आंसर मिला है, यूजुअली प्रोड्यूस या मोर रैपिड रिस्पॉन्स, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू अ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट इज नॉट एडवाइज। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में हम क्या यूज नहीं करेंगे? तो पहले बता दूं, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रिपरेशन जिनका वॉल्यूम जो है मोर देन 100 ml होता है, ये सिंगल डोज प्रिपरेशन रहती है और कभी भी सिंगल डोज प्रिपरेशन में हम प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं करते। क्या नहीं यूज करते दोस्तों? प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं करते। तो ड्रग तो होगी दोस्तों, बफरिंग एजेंट भी होगा पीएच को मेंटेन करना, टोनोसिटी एडजस्टिंग एजेंट भी होगा टोनोसिटी को मेंटेन, लेकिन प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करते, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टेराइल है। कंटेनर एक बार ओपन हुआ और पेशेंट को दे दिया तो स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर मिसिबल। देखिए, वाटर मिसिबल है नॉन एक्वा सॉल्वेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। वाटर मिसिबल में आपके अल्कोहल्स आते हैं, अभी हम ऑप्शंस नहीं देखे हमने, अल्कोहल्स आते हैं, चलिए ढूंढ लेते हैं इसमें। इथाइल ओलिएट, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, बेंजाइल बेंजाइल बेंजोइट, पीजी 4000, पीजी 400, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, ठीक है ना, इथाइल ओलिएट। क्या होगा आंसर? यहाँ पे आंसर पीजी, क्योंकि पीजी 400 यहाँ पर क्या है? अल्कोहल है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। बाद बाकी सब अल्कोहल नहीं है, देखिए इथाइल ओलिएट है, ये तो ये एस्टर है, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट ये भी एस्टर है,
बेंजाइल बेंजोड ये भी एस्टर है। तो ये यहाँ पर एल्कोहल नहीं, प्योर एल्कोहल क्या होता है, वाटर मिसिबल नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा, तो आंसर सी होगा, PEG 400 बेस्ट आंसर। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे आपके 25 एमसीक्यूज जो कि स्टरलाइजेशन और स्टराइल प्रोडक्ट चैप्टर से लिए थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, स्पेशली जो फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इन 25 एमसीक्यूज के थ्रू डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा कि हम इस चैप्टर को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, इनको हम क्रैक कर सकते हैं, डेफिनेट सी बात है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।